हेलो एवरीवन। आज हम लोग जो है कुल 10 क्वेश्चन जो है पिछले वीडियो में हम लोगों ने जो है चैप्टर 3 का देखा था। अब जो है अगले जो नेक्स्ट क्वेश्चन है इम्पोर्टेंट क्वेश्चन उसको देखेंगे एग्जाम के दृष्टि से। तो चलिए क्वेश्चन को शुरू करते हैं। तो 11 नंबर क्वेश्चन है सबसे पहला कि एक उत्पादन फलन ह्रासमान पैमाना का प्रतिफल वर्ग को कब संतुष्ट करता है। तो ह्रासमान पैमाना से पहले हम लोगों ने जाना था एक स्थिर पैमाना और एक वर्धमान पैमाना। तो इसमें भी था प्रतिफल वर्ग को संतुष्ट करने का शर्त। तो स्थिर पैमाना में हम लोगों ने जाना था कि उत्पादन के जो सभी साधनों को दुगुना करने पर जो है उत्पादन भी जो है दुगुना हो जाता है, तब जो जाकर जो है प्रतिफल वर्ग को यह संतुष्ट करता है। लेकिन वर्धमान पैमाना में हम लोगों ने जाना था उत्पादन आगम को जो है दोगुना करने पर जो है उत्पादन जो है दुगुना से अधिक होना चाहिए, तब जो है वह प्रतिफल को जो है संतुष्ट करेगा, प्रतिफल वर्ग को संतुष्ट करेगा। लेकिन यहाँ ह्रासमान पैमाना जो है कब प्रतिफल को संतुष्ट करेगा। तो ह्रासमान पैमाना में जो उत्पादन आगत को तो दुगुना करना ही होगा, लेकिन उत्पादन आगत को दुगुना करने पर जो है कुल उत्पादन भी दुगुना से कम होना चाहिए, कुल उत्पादन जो है दुगुना से कम हो जाना चाहिए, तब जो है उत्पादन फलन जो है ह्रासमान पैमानों को संतुष्ट करेगा। याद रखिएगा स्थिर पैमाना में जो है उत्पादन के सभी साधनों को दुगुना करने पर जो है कुल उत्पादन दुगुना हो जाता है, तब जाकर जो यह प्रतिफल वर्ग को संतुष्ट करता है। और वर्धमान पैमाना में जो है उत्पादन के आगम साधन को दुगुना करने पर जो उत्पादन जो है दुगुने से अधिक होना चाहिए, अधिक। और जो ह्रासमान पैमाना में जो है उत्पादन आगम को दुगुना करने पर जो है प्रतिफल वर्ग तभी संतुष्ट होगा जब जो है इसका उत्पादन जो है दुगुने से कम हो जाएगा। तो अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है लागत फलन की संकल्पना को संक्षिप्त में समझाएं। लागत फलन को समझते हैं। इससे पहले हम लोगों ने उत्पादन फलन को समझा था, तो उसमें जो है वस्तु की मात्रा को इम्पोर्टेंस दिया गया था, समय को और भूमि श्रम पूंजी सभी को। लेकिन लागत में जो है सिर्फ जो है इसमें जो कार्यात्मक जो उत्पादन है उसी का जो है सिर्फ संबंध होता है। लागत फलन जो है उत्पादन के कार्यात्मक संबंध को दर्शाता है। लागत जो है उत्पादन के कार्यात्मक फलन के जो है लागत के बीच जो संबंध है उत्पादन का, लागत और उत्पादन के बीच जो कार्यात्मक संबंध है उसी को जो है उत्पादन फलन कहते हैं। और इस एक सूत्र के रूप में लिख सकते हैं C इज इक्वल टू एफ ऑफ क्यू, जहाँ C जो है लागत है, Q जो है उत्पादन, और F तो हम लोग जानते हैं F मीन्स फ्रैक्शन। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। 13 नंबर क्वेश्चन कहा जा रहा है एक फर्म की कुल स्थिर लागत, कुल परिवर्ती लागत और कुल लागत क्या है, वे किस प्रकार संबंधित हैं। सबसे पहले हम कुल स्थिर लागत, कुल लागत और कुल परिवर्ती लागत को जो एक तालिका और चित्र के रूप में समझते हैं। तो सबसे पहला एक कुल लागत जो है उसका जो फार्मूला होता है वो होता है कुल स्थिर लागत और कुल परिवर्ती लागत। कहने का अर्थ है कि कुल स्थिर लागत और परिवर्ती लागत को जोड़ने पर जो है कुल लागत प्राप्त होता है। टीएफसी और टीवीसी को जो जोड़ने पर जो है हमें टी प्राप्त होता है। सबसे पहले हम कुल लागत को समझते हैं। यह किसी वस्तु के उत्पादन किए गए कुल व्यय का योग है। हम किसी वस्तु के उत्पादन पे जितना खर्च करते हैं, जो है जितना खर्च करते हैं वो सारा जो कुल खर्च है वही जो है लागत कहलाता है। लेकिन स्थिर लागत जो है उन साधनों की लागत योग है जो उत्पादन की मात्रा पर निर्भर नहीं करते अपितु स्थिर रहते हैं। ये जो है वो स्थिर लागत है जो कि जो है हम उत्पादन की मात्रा पर जो उत्पादन जो है जो भी हम उत्पादन करना चाहते हैं उसकी मात्रा पर कितना हम उत्पादन करें उसकी मात्रा पर वह निर्भर नहीं करता है, वह उस पर निर्भर नहीं रहता है, वह स्थिर रहता है। अब है कुल परिवर्ती लागत। तो कुल परिवर्ती लागत जो है वो है जिसमें जो साधन की लागत का योग है, जो जो उत्पादन की मात्रा बढ़ने पर बढ़ते हैं और उत्पादन की मात्रा कम होने पर कमते हैं। तो परिवर्ती लागत वो लागत का योग है जो उत्पादन की मात्रा बढ़ाने पर बढ़ता है और उत्पादन की मात्रा घटाने पर घटता है। अब जो तालिका से हम लोग समझते हैं कि उत्पादन की मात्रा यदि 0 हो और टीवीसी जो है 1000 हो तो टीएफसी यदि 1000 हो तो टीवीसी 0 होगा, लेकिन टीसी जो है वो जो है 1000 होगा। फिर जो यदि उत्पादन की लागत 1 हो तो टीएफसी यदि 1000 हो और टीवीसी यदि 300 हो तो ये जो है 13 होगा। इसी तरह जो हम और सारे इसको समझ सकते हैं। तो यहाँ पर लिखा हुआ है कि तालिका से स्पष्ट है टीवीसी और पहले घटती दर से मात्रा बढ़ रही है
और तथा बढ़ती दर से बढ़ रही है, घटती दर से भी बढ़ रही है और बढ़ती दर से भी बढ़ रही है। और यह परिवर्ती अनुपात के नियम के कारण होता है। परिवर्ती नियम का अनुपात जो कहता था कि जो है वस्तु जो 3 अवस्था में होते हैं, कि पहला जो है अवस्था में जो है साधन लागत जो है वो बढ़ती दर से बढ़ता है, फिर घटती दर से भी बढ़ता है, लेकिन तीसरी अवस्था में जो घटती दर से घटने लगता है, वो जो तीसरी दर से घटने लगता है। जब कुल उत्पाद बढ़ती दर से बढ़ता है तो कुल लागत घटती दर से बढ़ती है। ये जो है परिवर्तन नियम का पहला अवस्था है। फिर जब कुल उत्पादन से बढ़ता है तो कुल लागत बढ़ती दर से भी बढ़ता है। यह जो परिवर्ती नियम का जो दूसरी अवस्था है, और जहाँ TVC और TFC का आकार विपरीत एस के आकार जैसा होता है। अब है नेक्स्ट जो है करा नेक्स्ट पॉइंट करा TFC प्रत्येक इकाई पर समान रहता है, इसलिए एक अक्ष के समांतर एक सीधी रेखा होती है। TFC TVC का योग है। TC जो है वो जो TFC और TVC का योग है। कहने का अर्थ है कि स्थिर लागत और परिवर्ती लागत का योग ही जो है कुल लागत कहलाता है। और TVC और TFC जो एक दूसरे के समांतर होता है। यहाँ पर P के बदला में जो है F होगा, यहाँ पर मिस्टेक हो गई है, तो याद रखिएगा TVC और TFC जो है एक दूसरे के समांतर होता है, वो जो एक दूसरे के समांतर होता है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन करा एक फर्म की औसत स्थिर लागत, औसत परिवर्ती लागत और औसत लागत क्या हुई, किस प्रकार संबंधित हैं। अब जो है हम औसत लागत को समझते हैं, औसत परिवर्ती लागत को समझते हैं और औसत लागत को समझते हैं। सबसे पहले हम औसत को समझते हैं। तो हमने जो बहुत सारे टॉपिक में या मैथ में या फिजिक्स में भी इस टॉपिक को देखा होगा औसत को। तो औसत जो है किसी चीज़ का मध्य बिंदु होता है, वो जो मध्य बिंदु होता है उसी वो मध्य बिंदु होता है। तो जो है अब समझते हैं औसत स्थिर लागत और औसत परिवर्ती लागत, औसत लागत। तो औसत लागत भी जो है उस जो है औसत लागत जो है वो होता है कुल लागत का और उत्पादन की मात्रा का अनुपात। औसत लागत जो है कुल लागत और उत्पादन की मात्रा का जो है अनुपात होता है। औसत लागत जो है कुल लागत और उत्पादन की मात्रा का अनुपात होता है। तो औसत परिवर्ती लागत जो है वो उत्पादन के प्रति इकाई परिवर्ती लागत को जो औसत परिवर्ती लागत कहते हैं। उत्पादन की प्रति इकाई जो परिवर्ती लागत को जो है औसत परिवर्ती लागत कहते हैं। और औसत परिवर्ती लागत जो होता है वो होता है कुल परिवर्ती लागत और उत्पादन की मात्रा का अनुपात होता है। और औसत स्थिर लागत जो है उत्पादन के प्रति इकाई स्थिर लागत को जो है उस औसत स्थिर लागत कहते हैं। और इसका जो फार्मूला होता है कुल स्थिर लागत बाय उत्पादन की मात्रा। ये जो यहाँ पर जो चित्र के द्वारा और तालिका के द्वारा समझाया गया है, तो हम आसानी से इसे समझ सकते हैं कि यदि उत्पादन की मात्रा 0 और कुल लागत हमने 100 रुपया खर्च किया हो तो स्थिर लागत भी 100 रुपये होगा, लेकिन परिवर्ती लागत में कोई चेंज नहीं आएगा, क्योंकि उत्पादन की मात्रा तो ना ही घटी है ना ही बढ़ी, क्योंकि वो तो पहले से ही शून्य है। तो इस तरह से जो है हम जो है इसको जो है समझ सकते हैं तालिकाबद्ध द्वारा। तो अब चलते हैं हम 15 नंबर क्वेश्चन पे। 15 नंबर क्वेश्चन कहा जा रहा है क्या दीर्घकाल में कुछ स्थिर लागत हो सकती है, यदि नहीं तो क्यों। तो दीर्घ लागत में जो है हमने समझा था कि इसमें जो सभी लागत जो है परिवर्ती होती हैं, तो इसमें कहा जा रहा है कि स्थिर लागत हो सकती हैं और यदि नहीं तो क्यों। तो ये तो हम पहले से ही जानते हैं दीर्घकाल की परिभाषा से ही कि इसमें स्थिर लागत नहीं होती है, और क्योंकि इसमें स्थिर साधन ही नहीं होते हैं, तो साधन नहीं तो लागत नहीं, इसलिए जो है ये इसका तो आंसर पहले से ही नहीं होगा। और लेकिन हमें जो पूछा जा रहा है कि क्यों का उसका कारण देना, तो समझते हैं क्यों नहीं जो है स्थिर लागत हो सकती है दीर्घकाल में। तो इसलिए नहीं हो सकती कि स्थिर लागत की लागत को स्थिर कहा जाता है, परंतु दीर्घकाल में जो सभी आगतें परिवर्ती होती है। हमने बताया था दीर्घकाल की परिभाषा में, दीर्घकाल में जो सभी आगतें या उत्पादन के साधन जो है वो जो है परिवर्ती होते हैं, वो जो है परिवर्ती होते हैं, वो समय के अनुसार उत्पादन की मात्रा के अनुसार बढ़ते रहते हैं और घटते रहते हैं। तो इसलिए जो इसमें स्थिर लागत होना संभव नहीं है। तो सभी आगतों की मात्रा को परिवर्तित किया जा सकता है, जब कोई स्थिर आगत नहीं तो कोई स्थिर लागत भी नहीं। जैसा कि हमने कहा कि स्थिर साधन नहीं, यदि साधन नहीं तो लागत नहीं, उसी तरह स्थिर साधन नहीं या स्थिर आगत नहीं तो जो स्थिर लागत भी नहीं होगी। अब चलते 16 नंबर क्वेश्चन जो कहा जा रहा है। 16 नंबर क्वेश्चन कहा जा रहा है औसत लागत वक्र कैसा दिखता है, ऐसा क्यों दिखता है। औसत लागत जो है वक्र अंग्रेजी अक्षर
ए के जैसा दिखता है, अंग्रेजी अक्षर जो है ए के तरह दिखता है, अंग्रेजी अक्षर ए के तरह दिखता है। यह एक ऐसा परिवर्ती नियम के कारण होता है जब परिवर्ती जो ए जो दिखता है ए की तरह इसलिए दिखता है, ये इसका कारण है परिवर्ती अनुपात का नियम। तो जब परिवर्ती अनुपात के नियम का जो है प्रथम अवस्था में जो है औसत उत्पाद बढ़ता है तो औसत लागत कम हो जाती है। तदुपरांत या कह सकते कुछ समय बाद जो है जब औसत उत्पाद घटने लगता है तो औसत लागत भी बढ़ने लगता है। और इस तरह से जो है ये एसी वक्र जो है एपी वक्र का आईना जैसा दिखता है, यह आईना जैसा होता है। जैसा कि हमें यहाँ जिस प्रकार इसे हम यदि दर्पण मान लें तो इस प्रकार देखिए दर्पण की तरह जो है प्रतिबिंब बनाता है। तो वही जब कहा जा रहा है कि आईने की तरह दिखता है, ये जो है आईने की तरह दिखता है। तो अब चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन कहा जा रहा है अल्पकालीन सीमांत लागत और औसत परिवर्ती लागत और अल्पकालीन औसत लागत वक्र कैसा दिखाई देता है। यह तीनों भी के जैसा दिखाई देता है। अल्पकालीन सीमांत लागत, औसत परिवर्ती लागत और अल्पकालीन औसत लागत वक्र जो है भी के आकार जैसा दिखाई देता है। अब चलते 18 नंबर क्वेश्चन पर। तो 18 नंबर क्वेश्चन कहा जा रहा है क्यों अल्पकालीन सीमांत लागत वक्र औसत परिवर्ती लागत वक्र को काटता है। अल्पकालीन सीमांत लागत वक्र जो है औसत परिवर्ती लागत वक्र को काटता है। तो पूछा जा रहा है कि औसत परिवर्ती लागत वक्र के न्यूनतम बिंदु पर काटता है, तो ऐसा क्यों काटता है। तो इसलिए काटता है कि जब औसत लागत घटता है तो सीमांत लागत औसत लागत से कम हो जाता है। जब औसत लागत बढ़ जाता है तो सीमांत लागत औसत लागत से अधिक हो जाता है। और औसत लागत और सीमांत लागत तभी बराबर हो सकते हैं जब औसत लागत स्थिर हो जो उसके न्यूनतम बिंदु पर होता है। और औसत लागत सीमांत लागत की स्थिर बराबर होने के कारण जो है औसत लागत जो स्थिर हो जाता है और वह न्यूनतम बिंदु पर होता है, इस कारण से जो है वह काटता है। इसके 3 कारण हैं। तो सबसे पहला जब औसत लागत घटता है तो सीमांत लागत औसत लागत से कम हो जाता है और जब औसत लागत बढ़ता है तो सीमांत लागत औसत लागत से अधिक हो जाता है। और तीसरा कारण है कि औसत लागत सीमांत लागत तभी बराबर होगा जब औसत लागत स्थिर हो जाए और जो न्यूनतम बिंदु पर ही होता है। तो इसी कारण से जो है औसत अल्पकालीन सीमांत लागत वक्र औसत परिवर्ती लागत को काटता है। अब चलते हैं 19 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। तो 19 नंबर क्वेश्चन कहा जा रहा है किस बिंदु पर अल्पकालीन सीमांत लागत वक्र अल्पकालीन औसत लागत वक्र को काटता है। तो अल्पकालीन सीमांत लागत वक्र और अल्पकालीन औसत लागत वक्र को काटता है। अपने उत्तर के समांतर में कारण बताएं। तो अल्पकालीन सीमांत लागत वक्र अल्पकालीन औसत लागत वक्र को अल्पकालीन औसत लागत वक्र के न्यूनतम बिंदु पर काटता है, क्योंकि जो है जब तक जो है एमसी जो है वो एबीसी के जब तक एमसी जो है एबीसी से छोटा होगा तो एबीसी जो है कम होता है। और जब एमसी बड़ा होता है एबीसी से तो एबीसी बढ़ता है और एमसी बराबर एसी होता है और एबीसी स्थिर होना चाहिए जो कि वह न्यूनतम बिंदु पर। ये तो हमने 18 नंबर क्वेश्चन में सॉल्व किया था अभी तुरंत कि जो है जब सीमांत लागत जो है औसत सीमांत लागत से बड़ा होगा तो जो है तो जो है वह बढ़ेगा, तब औसत सीमांत लागत जो है बढ़ेगा। लेकिन जो है जब सीमांत लागत औसत सीमांत लागत से छोटा होगा तो वो औसत सीमांत लागत घटेगा। लेकिन जब औसत सीमांत लागत और सीमांत लागत दोनों बराबर होंगे तो बराबर तभी होंगे जब जो है औसत सीमांत लागत स्थिर हो जाएगा और वह न्यूनतम बिंदु पर ही होता है। इस कारण से ये जो है न्यूनतम बिंदु पर एक दूसरे को काटते हैं। अब 20 नंबर क्वेश्चन कहा जा रहा है 20 नंबर क्वेश्चन कहा जा रहा है अल्पकालीन सीमांत लागत वक्र यू आकार का क्यों होता है। अल्पकालीन यू आकार का कारण है वो है परिवर्ती अनुपात का नियम। वो जो है परिवर्ती अनुपात के कारण के नियम परिवर्ती अनुपात के नियम के कारण जो है अल्पकालीन सीमांत लागत वक्र जो है यू आकार का होता है। अब कहता है दीर्घकालीन सीमांत लागत और औसत लागत वक्र कैसे दिखते हैं। और दीर्घकालीन सीमांत लागत और औसत लागत वक्र यू आकार के दिखते हैं। ये दोनों जो है यू आकार के दिखते हैं। ये सब जो इम्पोर्टेंस क्वेश्चन है 1 मार्क्स क्वेश्चन के इम्पोर्टेंस में आते हैं ये सब। अब जो है 22 नंबर क्वेश्चन का है निम्नलिखित